हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसमें पूरी बुक होगी, यानी इसमें मैंने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैंने कवर किया है पूरे चैप्टर्स सारे के सारे। वो मैं आपको एक बार में रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा। ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, तो अगर आप भी ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो यही बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने चैप्टर 1 स्किप किया है क्योंकि यूपीएससी में चैप्टर 1 से ज़्यादा कुछ पूछते हैं नहीं, तो चैप्टर 2 से ज़्यादा पूछते हैं, तो मैंने चैप्टर 2 यहाँ पे लिया है। तो चैप्टर 2 है, अब मतलब चैप्टर 2 जो भी हो, लेकिन मैंने टॉपिक जो लिया है वो वोल्केनो है, क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें छोड़ी हैं जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उससे क्या क्या निकलता है, तो राख निकलती है। यहाँ पे तरल राख निकलती, गैस निकलती है, चट्टान, और उससे तरल पदार्थ निकलता है चट्टानों से, और ये पदार्थ जहाँ धरातल पे निकलता है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसमें एक बात और आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी यहाँ पे अक्सर क्वेश्चन बनाता है कि जो है ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, तो हमें बहुत सारे केमिकल्स का नाम बोल देता है। तो जो भी केमिकल्स का नाम बोलेगा वो याद रखना, वो सब हो सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी कई भी 2020 में ऐसे क्वेश्चन पूछा कि उससे लेड निकलता है और बहुत सारी चीज़ें बताई, तो वो सब निकलता है इसके अंदर से, वो बातें आपको याद रखनी है। वो एनसीईआरटी में नहीं लिखी, लेकिन ये लिखा हुआ गैस राख निकलती है। उसके बाद टाइप्स की बात करें तो पहला है सील्ड ज्वालामुखी। ये जो है बेसॉल्ट, इससे लावा निकलता है, जिससे बेसॉल्ट चट्टानें बनती हैं। और इसमें तरल लावा निकलता है, जो ठंडा होने से क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो बेसॉल्टिक लावा के रूप में बदल जाता है। इसकी ढाल जो है कम तीव्र होती है, यानी ज़्यादा ढाल नुमा नहीं होता है। इस पर कम विस्फोटक होते हैं, यानी इसमें ज़्यादा विस्फोट नहीं होते। इनका जो आकार होता है वो शंकु का आकार का होता है। ये जो एग्जाम्पल इसका हो सकता है हवाई द्वीप, जो कि हमारे मतलब ज्वालामुखी जो है हवाई द्वीप ज्वालामुखी, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। मिश्रित ज्वालामुखी दूसरा टाइप है। इसमें इसमें देखिए कौन कौन से ज्वालामुखी हैं। तो ज्वालामुखी कुंड होता है, जिसमें सर्वाधिक विस्फोट होते हैं, ये एक टाइप है। और इसमें जो विस्फोट होता है वो गर्त में होता है, जिससे कुंड बन जाता है। गर्त मतलब कि अंदर होता है। बेसोल्टिक प्रवाह क्षेत्र, बेसोल्टिक प्रवाह क्षेत्र मतलब क्या होता है, जैसे ज्वालामुखी कोई भी है, अगर इस तरीके से कोई ज्वालामुखी है तो ये जो एरिया होगा वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका ऐसा क्षेत्र हो जाएगा जहाँ पे गिर रहा होगा लावा। उसके बाद बात करें तो ये बेसॉल्ट प्रवाह क्षेत्र, तरल लावा का क्षैतिज विस्तार होता है, जिससे दक्कन ट्रैप जो बना हुआ है भारत का, दक्कन प्लेट्यू, वो इसी बेसॉल्ट लावा से बना हुआ है। याद रखना इस बात को, यूपीएससी ने पूछ रखा है। मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी, ये उद्गार इसका महासागर से हुआ है। ठीक, मध्य सागरीय कटक ज्वालामुखी, इसका उद्गार जो होता है वो महासागरीय तरीके से होता है, मतलब महासागर में ये चीज़ें होती हैं। देखिए यहाँ पे अगर आगे बात करें इसमें, तो लावा अधिक ठंडा और गाढ़ा और चिपचिपा विस्फोट अधिक होता है, किसमें, मिश्रित ज्वालामुखी में। ठीक है, जो मिश्रित ज्वालामुखी होती है इसमें लावा जो क्या होता है, अधिक ठंडा होता है, गाढ़ा होता है, साथ में चिपचिपा और विस्फोटक अधिक होता है। ठीक, यानी भाई लावा क्या है, एक तरीके से जो चट्टानें हैं वो पिघली हुई रूप में है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करें ज्वालामुखियों से क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनती हैं, यानी क्या क्या स्ट्रक्चर बन जाते हैं ज्वालामुखियों से, तो वो ये स्ट्रक्चर हैं, देख सकते हो। पहला है बैथुलित बैथुलथिल। इसमें मतलब ये क्या होता है, तो ये मैग्मा का एक बड़ा पिंड होता है जो भूपर्पटी में गहराई पर बिंदु के आकार का जमाव रखता है। ठीक है, यानी जो भूपर्पटी होती है उस पर गहराई पे क्या होता है, गुंबद का आकार का जमाव हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, जो आच्छादन प्रक्रिया से बना हुआ है। ठीक, अगला है लेकोलिथ। लेकोलिथ, तो ये लेकोलिथ क्या है, तो ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं, तरल समतल व पाइप रूपी नाल से जुड़ी होती हैं। इसका एग्जाम्पल है कर्नाटक का जो पठार है, कर्नाटक का पठार, वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसी ग्रेनाइट से। ठीक है, इस तरह के जो है कह सकते हो स्थलाकृतियों से। आगे जो इसमें स्थलाकृति हैं लेपोलिथ और पैकोलिथ का सील डाइक, ये भी याद रखना है क्योंकि यूपीएससी कई बार पूछा है कि ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती है, तो वो ये आपका इसका एग्जाम्पल हो सकता है। चलिए, तो ये चैप्टर 1 यहाँ से ख़त्म होता है भाई। अगला जो चैप्टर आपका दिख रहा है वो यहाँ पे है महासागरीय और महाद्वीपों का वितरण। तो काफ़ी मतलब देखो, मैंने जो चैप्टर लिए हैं वो काफ़ी शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ के आप यूपीएससी में इसमें मतलब बुक्स भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ने का मन है फिलहाल के लिए। तो आपको पता है भारत में मतलब पूरे दुनिया में महाद्वीप कितना परसेंट है, 29% है, और महासागर 71% है ये पृथ्वी पर हमारे। ठीक है, पृथ्वी पर टोटल 71% महासागर और 29% महाद्वीप है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था, ये जर्मनी के वैज्ञानिक है। इनका सिद्धांत 1912 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। इसमें इन्होंने क्या बताया कि सभी जो पूरा महाद्वीप है वो क्या है, एक भूखंड में बना हुआ था, जिसको हमने पेंजिया बोला था, और उस पेंजिया जो है बहुत बड़े महासागर, जिसको पैथालासा बोलते हैं, उससे जो है घिरा हुआ है। 20 करोड़ वर्ष पूर्व आज से इसका विभाजन हुआ, जिसमें लॉरेंसिया उत्तर की ओर, गोंडवाना लैंड दक्षिण की ओर प्रसारित होने लगा। इसके पश्चिम में प्रमाण क्या है, यहाँ से यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन बना रखे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, महाद्वीपों के साम्य, महाद्वीपों का साम्य का मतलब क्या, महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये कैसे, जैसे दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के तट, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ रहे होते हैं। अगर उनको जोड़ेंगे तो आपस में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता नहीं, जैसे एक कोई महाद्वीप है, दूसरा कोई महाद्वीप, तो उसकी चट्टानों में क्या समानता है, जैसे ब्राज़ील
और जो है घाना, यानी जो आप देखते हो दक्षिण अफ्रीका और उसके साथ साथ दक्षिण अमेरिका और घाना की जो चटनी, अफ्रीका की जो मतलब जो ब्राज़ील के तट हैं और घाना के तट हैं, ये क्या है, एक दूसरे की आयु में इनकी समानता है। टिलाइट जो पाए जाते हैं कहीं पे, जो अवसाद होते हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, उनमें समानता दिखती है। जैसे गोंडवाना लैंड जो भारत का है उसका भी देख सकते हो। जीवाश्म का वितरण, यानी जो जीवाश्म पाए जाते हैं वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, उनका जीवाश्म वो भी सेम मिलता है, लेमूर और भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका तट का। तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये दोस्तों है, तो ये इतने में ही ये चैप्टर मैंने फिनिश किया है। आगे बात करें तो अगला जो चैप्टर आपका यहाँ पे आता है वो है यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। छोटे छोटे लेसन से मैंने नोट्स को काफ़ी मतलब समराइज़ करने की कोशिश की जितना हो सकता है। ये मेरे नोट्स हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ के खुद नोट्स बनाइए, मैं सिर्फ आपको रिवीजन कराने के लिए बता रहा हूँ। भूगर्भ की जानकारी के साधन, भूगर्भ की जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी हम किन किन तरीकों से लेते हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत हैं, कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत क्या है और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, उससे पहले जान लीजिए कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे कि प्रत्यक्ष स्रोत में चट्टान व खनन के माध्यम से हम जान सकते हैं, ज्वालामुखी से निकला हुआ जो मतलब जो उसका मैग्मा है उससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर जाकर तो देख नहीं सकते। आपको पता है पृथ्वी का सबसे गहरा जो ड्रिल किया गया है, खुदाई गहराई खोदा गया है, वो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना में खोदा गया। आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है तो केंद्र तक पहुँचना इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ का, है ना, और भी बाकी चीज़ें, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या आता है, जैसे उल्का पिंड जो आते हैं हमारे पृथ्वी पर, गुरुत्वाकर्षण बल जो है, और चुंबकीय क्षेत्र जो उसका निर्मित होता है पृथ्वी का, और भूकंपीय क्रियाएं जो होती हैं वो। तो पहले इसमें भूकंप समझते हैं यहाँ पे कि भूकंप क्या होता है, कैसे आता है, क्या क्या इसकी चीज़ें होती हैं। तो भूकंप जो है, भूकंप क्या एक तरीके का पृथ्वी का कंपन है। पृथ्वी कंपन करती तो उससे भूकंप आता है, इससे ऊर्जा रिलीज होती है और ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में पृथ्वी पर संचरित होती है। भूकंपीय तरंगे जो है दो तरीके की हो सकती है, एक भूगर्भिक तरंगे होती है, दूसरी धरातलीय तरंगे होती हैं। ठीक है, तो भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, इसको प्राइमरी वेव बोलते हैं और इसको सेकेंडरी। तो धरातलीय तरंगे भी एक प्रकार की होती है, इसको सबसे विनाशकारी यही होती है, इनको एल तरंगे बोलते हैं, लव वेव्स बोलते हैं। आगे देखें यहाँ पे, तो भूकंप स्थल मंडल में 200 किलोमीटर तक आता है। ठीक है, अधिक इसका घनत्व वाले पदार्थ में तरंग का वेग बढ़ जाता है, यानी जहाँ पे घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, उसमें वेग इसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बात करें तो भिन्नताओं के कारण, किसके भिन्नताओं के कारण, इसके घनत्व में भिन्नताओं के कारण जो है इसमें परावर्तन और आवर्तन होता है, जिसके कारण तरंग की दिशा बदलती रहती है, यानी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बात करें पी तरंगे, तो पी तरंगे ध्वनि तरंगे की जैसी होती हैं, इसमें तीव्र गति होती है, साथ में ये सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर आती हैं। ये लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में संचरित हो सकती है, बात आपको याद रखना। एस तरंगे जो होती है सिर्फ सॉलिड में चल सकती हैं और ये दिशा जो है समकोण दिशा में चलती है हमेशा। ठीक है, तो भूकंप को मापा कैसे, तो रिक्टर स्केल से इसकी ऊर्जा का मापन किया जाता है, जिससे इसकी तीव्रता का पता चलता है। इसको 1 से लेकर 10 तक की तीव्रता के मापा जाता है। मार्केली स्केल जो होता है आघात की तीव्रता को, गहनता को बताता है कि कितना आघात हुआ है, तो वो चीज़ है यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक। बात करें भूकंप का प्रभाव क्या है, तो भूकंप का प्रभाव सिंपल है कि भूमि का हिलना, धरातलीय विस्थापन, धरातलीय विसंगति, बांध का टूटना, तटबंध टूटना, बाढ़ इत्यादि आना, मुद्रा द्रवण, है ना, बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत होती है उस समय, वही चीज़ें दिक्कतें होती हैं ना उस समय जब भूकंप वगैरह आ जाते हैं कहीं। धरातल का एक तरफ झुकना, सुनामी इससे आ जाती है, हिमस्खलन ये इससे होता है। तो ये चीज़ें हैं जो भूकंप की वजह से होती हैं। बात करें तो पृथ्वी की संरचना, तो पृथ्वी की संरचना को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला है भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल, यानी कि यहाँ पे हम इसको जो है मेंटल ही बोलते हैं, तीसरा है कोर यानी क्रोड। भूपर्पटी की बात करें तो सबसे गहरी भाग इसको बोलते हैं, सबसे बाहरी भाग इसको हम बोलते हैं। सबसे बाहरी भाग जो होता है वो भूपर्पटी होता है, ये ठोस होता है जिसपे हम लोग रहते हैं। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों से कम है। ठीक है, हमको पता है कि जो महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई है, यानी जो समुद्र के अंदर है उसमें जो भूपर्पटी की मोटाई है महाद्वीपों से कम है, क्योंकि महाद्वीप में ज़्यादा मोटाई होगी, सिंपल सी बात है, महासागरों के अंदर कम होती है। लेकिन पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे मोटाई अधिक होती है ना, जो पर्वत, जैसे हिमालय के नीचे जो है 70 किलोमीटर पृथ्वी जो भूपर्पटी है उसकी मोटाई है। तो ये बात आपको याद रखना। मेंटल क्या है, मेंटल पर्पटी के नीचे वाला भाग है, ये 200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक का भाग होता है। ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल बोलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे होता है, लावे का स्रोत यहीं पे होता है। जो प्लेटें होती हैं पृथ्वी के अंदर मौजूद, टेक्टोनिक प्लेटें जिनको हम बोलते हैं, आगे समझेंगे उनको, तो वो यहीं पे होती हैं। भूपर्पटी मेंटल मिलकर ये स्थल मंडल का निर्माण करते हैं 10 से लेकर 200 किलोमीटर तक का। क्रोड जो है 2900 किलोमीटर तक का आगे का जो एरिया होता है, या कह सकते हो दूरी होती है पृथ्वी के अंदर, वही होता है। इसमें निकिल और फेरियम जैसी धातुएं पाई जाती हैं, ये भारी धातुएं होती हैं। तो ये दोस्तों हमने किया। आगे अगर हम लोग अब बात करें तो यहाँ पे आगे देखते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि प्रवाह संबंधी बल के बारे में बात करते हैं कि प्रवाह संबंधी बल क्या है।
तो वेगनर ने 2 कारण बताए कि एक पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल है और दूसरा जो है वो ज्वारीय बल है। पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित एक बल है जो कि कार्य करता है चीज़ों को स्थापित करने में। दूसरा जो है मतलब जो है ये पृथ्वी के आंतरिक बारे में बात हो रहा है। सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। उसके बाद संवहन धारा का सिद्धांत दिया गया है। कन्वेक्शनल जो करंट होते हैं इसको दिया था आर्थर होम्स ने कि मेंटल पे जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो ताप भिन्नता के कारण क्या होते हैं, मेंटल के भाग में संवहन धाराओं की उत्पत्ति करते हैं जिससे प्लेटों की गति होती है। हमको पता है कि पृथ्वी के जो अंदर है कई सारी प्लेटें होती हैं जो क्या करती हैं, लगातार गति करती रहती है। ठीक, वो गति कैसे करती हैं, वो तो ऐसे मतलब एक साथ गति कर रही होती है, तो एक दूसरे दूर हट रही होती है, तो एक दूसरे के नीचे जा रही होती है। ये चीज़ आपको पता होगा अगर आपने पहले से पढ़ रखा तो। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे संवहन धारा का सिद्धांत क्या कहता है कि ये प्लेटें जो गति करती है ना वो किसका करती है, कि संवहन धारा का सिद्धांत उसमें कार्य कर रहा होता है। जो मेंटल भाग होता है, मेंटल भाग में संवहन धाराओं की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है, जैसे आप देख सकते हो ये एक प्लेट है या कह सकते हो ऊपर जो है जो महाद्वीप है उसके नीचे क्या हो रहा है कि ऐसे जो है धाराएं जो है उत्पन्न हो रही हैं इस तरीके से जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, जब ज्वालामुखी फटती है तो यही ज्वालामुखी जो उद्गार है वो इसी तरीके से होता है। महासागरीय अधस्तल का मतलब क्या है, तो महासागरीय नितल की चट्टानें महाद्वीपीय वितल की अपेक्षा नवीन है तथा करकों के मतलब जो कटकों के दोनों तरफ चट्टानों की आयु व रचना समान है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसको जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता है महासागरीय अधस्तल क्या होता है, उसमें डायग्राम वगैरह बना के दिखाया गया, तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। महासागरीय ये चीज़ें याद रखना, अधस्तल गहराई व ऊंचाई के आधार पर इसको हम अगर बांटे तो महाद्वीपीय सीमा, वित्तलीय मैदान और महाद्वीपीय कटक, ये सब ज्वालामुखी जो बनती है ना, ज्वालामुखी जो उद्गार होता है मतलब अंदर मेंटल के, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जो एक्टिव वोल्केनो है पूरा, यानी प्रशांत महासागर में जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना वो पूरा एक्टिव वोल्केनो, जहाँ जहाँ पे वो बना है उसका मतलब वहाँ पे जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अल्पाइन व हिमालय पर्वत श्रेणियाँ भूकंपीय उद्गम केंद्र पर गहराई पर है ना, यानी जो आप देखते हो कि जो हिमालय पर्वत श्रेणी, अल्पाइन जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है, वो भूकंपीय उद्गम केंद्र पर है। ठीक है, महासागरीय कटक जो है भूकंपीय उद्गम केंद्र पर गहराई पर है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। असागरीय अधस्तल का विस्तार महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी क्रिया भी करता है। ठीक है, कटकों के दोनों तरफ समान दूरी पर चट्टानों की आयु व समानता होती, संरचना व गठन चुंबकीय गुणों की समानता होती है। कटकों के पास नई चट्टानें व दूरी पर पुरानी चट्टानें मिलती हैं। महासागरीय परपटी की चट्टानें बेसाल्ट या महाद्वीपीय परपटी की तुलना में नई होती हैं। हैस ने 1961 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक, सागरीय अधस्तल का विस्तार। आगे बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है ना, ये प्लेट विवर्तन की, तो इसके बारे में 1617 में मैकेंजी पार्कर व मॉर्गन ने बताया था। इसकी विशेषता यह है कि प्लेट स्थल का ठोस टुकड़ा है जिसका आकार अनिश्चित है। ठीक है, यानी पता नहीं कितना है। विवर्तनिकी का मतलब क्या है, प्लेट सीमांत भागों में होने वाली घटनाओं से क्या होता है, इधर उधर गति करता रहता है। स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल भूगर्भिक क्रियाएं व गतियाँ पर तैर रहा है। ठीक, पृथ्वी के जो है ना मेंटल वो पूरा तैर रहा है। ठीक, इसको स्थल मंडल बोल रहे हैं। सतह का यहाँ पे बात करें तो सतह का क्षेत्रफल समान प्लेटों के विनाश के निर्माण का सेम है, मतलब जो है निर्माण दर के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सतह का जो क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है, प्लेटों के विनाश का निर्माण का दर भी सेम होगा। मतलब कि जो नष्ट हो रही हैं प्लेटें और जो बन रही दोनों को बात मतलब दोनों का जो रेट है बनने का और मिटने का एक ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। गति का कारण क्या है, तो मैग्मा का चक्रीय अवस्था में गतिमान होना। जैसे हमने यहाँ पे संवहन धारा पढ़ा था ना, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से गति हो रही है क्योंकि संवहन धारा काम कर रही है। आगे बात करें यहाँ पे तो हम लोग प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेटें हमें बताई गई हैं। ठीक, कितने प्रकार की प्लेटें हैं, 3 प्रकार की प्लेटें। ठीक, तो पहली है अपसारी सीमा, उसके बाद है अभिसारी, फिर रूपांतर सीमा। तो आपने बताया ना किस तरीके से प्लेटें संचरित करती है। 2 प्लेटें विपरीत दिशा में जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इधर उधर जा रही है। इसमें नई परपटी कटकों का निर्माण होता है। ठीक है, भूकंप आते जैसे मध्य अटलांटिक कटक जो है इसी का रीजन होता है अपसारी प्लेट का। अपसारी वहाँ पे जो सीमा होती है। अभिसारी सीमा का मतलब क्या है, तो प्लेट एक दूसरे की ओर जो है जलती। ठीक, और इसमें रूपांतर सीमा का ना परपटी इसमें बनती है। ठीक, और ना ही विनाशकारी होते, क्षैतिज व समांतर गति करता है। ठीक, अब बात करते हैं अपसारी सीमा की। तो अपसारी सीमा में 3 प्रकार की चीज़ें होती, देख सकते हैं यहाँ पे, महासागरीय और महाद्वीपीय गति। तो इसमें देखिए ये क्या हो रहा है कि ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो यहाँ पे क्या ज्वालामुखी बनना हो, यहाँ पे पर्वत वगैरह बनेंगे इसे। ठीक है, उदाहरण के लिए रॉकी व एंडीज पर्वतमाला। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है रॉकी व एंडीज पर्वतमाला किस प्रकार की महासागरीय गति से है, तो महाद्वीपीय गति, महासागरीय महाद्वीपीय गति, यानी महासागर और महाद्वीप दोनों गति कर रहे हैं। महासागरीय गति कर रहे हो तो दोनों प्लेट नीचे डूब जाएंगे, यानी दोनों प्लेट क्या होंगी, मतलब महासागर भी गति कर रहे हैं, महासागर दोनों तरफ से गति हो रहा है, तो द्वीपों का निर्माण होता है, जैसे प्रशांत महासागरीय द्वीप जो है।
महाद्वीपीय महाद्वीपीय द्वीप, तो इससे क्या होता है, महाद्वीप महाद्वीप जब एक दूसरे द्वीप करेंगे ना तो इसमें बहुत बड़ा ज्वालामुखी बनेगा, सॉरी भूकंप निकलेगा, उसके साथ वलित पर्वत श्रेणी का निर्माण होगा। आपको एग्जाम्पल बताना है कि वलित पर्वत श्रेणी का सबसे नवीनतम एग्जाम्पल क्या है, अगर आपको ये पता है तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। चलिए अगला चैप्टर जो आपका है वो है पार्ट 5 खनिज एवं खनिज व सैल। तो ये पार्ट है आपका। तो गैस पहले मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ओए होए, पार्ट 5 है खनिज एवं सैल। तो भूपर्पट्टी की मोटाई जो है 98% है। इसमें 8 तत्व मेनली यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। भाई बहुत सारे, देखो पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सारे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन 98% कौन से हैं? तो ये तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बोलता है कि प्री में कि भूपर्पट्टी की पृथ्वी की भूपर्पट्टी पे ये तत्व पाए जाते हैं, तो जो भी तत्व लिखा होगा ना उसको 100% राइट मान लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी मिल सकता है भाई, क्योंकि 98% तो ये 8 तत्व हैं, लेकिन बहुत सारे तत्व पृथ्वी की भूपर्पट्टी में मिल सकते हैं। हो सकता है अभी तक हमने उन्हें खोजे भी ना हो, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, फेरस है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सारे तत्व हैं, याद रखना है आपको। खनिज क्या होते हैं? तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व होते हैं जिसमें क्रमबद्ध परमाणुिक संरचना होती है, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेल क्या होते हैं? तो सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। जैसे कि 3 प्रकार की सेलें आपको पता होंगी अगर आपने पढ़ रखा। तो पहला तो है अग्नेय सेल, फिर है अवसादी सेल, फिर कायांतरित, है ना। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजीनियस और सेंडिमेंटरी, और इसको क्या बोलेंगे, कायांतरित को, इसको याद रखना आपको। मुझे तो इंग्लिश में थोड़ा कम याद है, भाई जितना तो बता दे रहा हूँ। यदि पिघले पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अग्नेय सेल। यानी जैसे ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी में जो लावा निकला वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, उसको अग्नेय सेल बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको कायांतरित को मेटामॉर्फिक बोलते हैं भाई साहब। तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं, ठीक, इसमें खनिज के कण क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। आकस्मिक शीतलन कण व छोटे, मतलब छोटे व चिकने होते हैं। इसमें ग्रोवो हो गया, पैग्माटाइट हो गया, बेसॉल्ट हो गया। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। अवसादी सेल क्या होते हैं? तो अपक्षय अपर्दन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विद्यमान वियोजन के टूटने से होते हैं। जमाव से क्या हो जाता है, इनके जमाव से सेल बनता है, ठीक। चूना पत्थर इसका एग्जाम्पल, कोयला हो गया, पोटास हो गया। कायांतरित सेल क्या होते हैं? तो दाब आयतन व तापमान के कारण सेलों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ग्रेनाइट, सिस्ट, संगमरमर और क्वार्ट्ज। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर आपका है वो है भूगर्भिक आकृतिक प्रक्रियाएं। तो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी आप पढ़ रहे हो ना सब इंपॉर्टेंट। कुछ भी भाई ऐसा मत सोचिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना भी मतलब ये सब है ना, ये यहाँ से यूपीएससी बार बार के क्वेश्चन पूछा है ना, कई बार यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो याद रखना आपको, क्योंकि क्लास 11 की एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, तो चैप्टर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो भूपर्पट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? तो बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल, 2 प्रकार के बल काम कर रहे होते हैं पृथ्वी की जो है भूपर्पट्टी बनाने में। तो देखिए यहाँ पे अपक्षय, वृहद क्षरण, अपरदन, निक्षेपण, ये सब बहिर्जनिक क्रियाएं होती हैं। ये बात आपको याद रखनी। कौन कौन सी हैं? अपक्षय, वृहद क्षरण, अपरदन, निक्षेपण। तो बहिर्जनक बल क्या होता है? एक्सोजनिक, उभरी हुई भूकृतियों का विघर्षण और बेसिन निम्न क्षेत्र गतों का भराव, ये क्या कहलाता है? क्या बहिर्जनिक फोर्स। एंडोजेनिक क्या है? अंतर्जनिक, निरंतर धरातल भागों में ऊपरी उठती हुई या निर्माण करती हैं, तो उसे एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक। ये इसमें एग्जाम्पल क्या है? पटल, विरूपण और ज्वालामुखीता, ये सब इसकी एग्जाम्पल। भू आकृतिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका रीजन है बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल का, वो है कारण है भौतिक दबाव और केमिकल रिएक्शन जो होती रहती है पृथ्वी के अंदर, वो सब है। अब भू आकृतिक प्रक्रिया क्या है? तो भूतल के विन्यास में परिवर्तन को हम कहते हैं। भू आकृतिक कारक हैं धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। जैसे हिम, जल, वायु, ये सब क्या करती रहती है? धरातल को एक दूसरे जगह पे परिवहन कराया करती हैं। अंतर्जनिक प्रक्रिया यहाँ पे देख सकते हो कि पृथ्वी का अधिकांश ऊर्जा रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई ऊष्मा द्वारा होता है, ठीक है। इसमें 2 इसके टाइप हो जाते हैं यहाँ पे, पटल विरूपण और ज्वालामुखीता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। पटल विरूपण क्या है? तो पटल विरूपण में सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पट्टी के संचालित होते हैं तथा निर्मित करती हैं उसे हम पटल विरूपण कहते हैं। आच्छादन, आवरण करना, ठीक, आवरण करना, ये होता है। जैसे कि कहीं पर कुछ भी पड़ा है तो उसको हवा आई तो ये सब उठा के लेके चलेगी, तो वो चीज़ें। ज्वालामुखीता पिघली हुई सैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन, ये कहलाता है, ठीक है। संचलन एवं अनेक आंतरिक एवं बाह्य स्वरूपों का निर्माण करना, तो ये ज्वालामुखीता कहलाता है। अब बहिर्जनक प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऊर्जा का निकलना होता है, ठीक है। ऊर्जा इसमें निकलती है सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडल जो है
इसमें होता है, ठीक है। ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक के कारणों से होता है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है। ढाल की दिशा में पदार्थ संचरित होते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का एवं खिंचाव से उत्पन्न होता है। बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रिया, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने बताया। अब इसमें जो प्रक्रिया होती है बहिर्जनिक फोर्स में से अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, ठीक है, और निक्षेपण होता है, तो ये सब हम समझते हैं। तो अपक्षय क्या होता है? मौसम और जलवायु के कार्यों के माध्यम से शैलों की यांत्रिक विखंडन होते हैं, रासायनिक संयोजन और अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब होता क्या है, जैसे अपक्षय का मतलब क्या है कि मौसम और जलवायु के कारण जो है जो चट्टानें हैं वो लगातार अपक्षय होती रहती हैं। रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया इसमें होती है विलयन, कार्बोनेटिक जलयोजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, सेलों का अपघटन होता। तो ये सब यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि कई बार यूपीएससी ने पूछ रखा है यहाँ से, ठीक है। आगे बात करें अब यहाँ पे हम लोग, तो भौतिक अपक्षय प्रक्रिया, गुरुत्वाकर्षण बल, तापक्रम में परिवर्तन, शुष्कन, आर्द्र चक्र, नियंत्रित जल का दबाव। जैविक कार्य क्या है? जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय केंचुओं, दीमकों, चूहों, कृतकों इत्यादि से बिल खोदने एवं वेजिंग के द्वारा नए सतह का निर्माण। तो यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, चूहों बिल खोदते कि नहीं खोदते। तो ये चीज़ें कुछ हैं मतलब जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यह बात आपको याद रखनी है कि इस तरीके से भी पृथ्वी का क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंतर्जन मतलब जो बाहरजनिक फोर्स है वो भी काम कर रही होती है, जो चूहे वगैरह खोद देते हैं। अपक्षय का महत्व क्या है? शैलों के छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम, मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त, जैव मात्रा और जैव विविधता को बनाए रखता है, स्थलाकृति अपरदन का परिणाम है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन खनिज के रूप में इसमें बढ़ता है, मूल्यवान होता है, ठीक है। वृहद संचालन का मतलब क्या है? वे सभी संचालन जिनमें शैल का वृहद मालवा गुरुत्वाकर्षण सीधे प्रभाव के कारण अनुरूप से स्थानांतरित हो जाता है। इसके जो है सक्रियता कब होती है? जब आधार का हट जाए, कोई जमीन मतलब भटी जा रही है, प्रवणता व ऊंचाई है ना, वर्षा बहुत ज़्यादा हो, भूकंप आ जाए तो प्राकृतिक रिसाव हो जाए, अंधाधुंध विनाश हो जाए, तो इन चीज़ों से क्या होता है? वृहद संचलन होता है, नहीं कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है नीचे गिर जाती है। भूस्खलन सेम उसी तरीके से तीव्र अवगम्य संचलन होता है, पदार्थ सूक्ष्म शुष्कित सेल गिर जाते हैं, मतलब पदार्थ क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, तो वो सिंपल सा है। अनिरंतरता की प्रकृति क्षण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। अवसर त्रिव लोटन, पृथ्वी मिट्टी प्राय स्वतंत्र पतन करती, शैल खंडों की दूरी रखते हुए फ्री फॉल करती नहीं गिरती है, शैल पतन जिसको कहते हैं। अपरदन क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हो शैल मलबों की अवधि अपरिवहन, प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी होती है, लहरें व धाराएं इसको क्या करती? काट देती है एक तरीके से, ठीक। तो इसको बोलेंगे क्या हम? तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अपरदन, ठीक है। तो ये सब वायु धाराओं इन सब के कारण होता है। मृदा विज्ञान को जब पढ़ते तो उसको पेडोलॉजी बोलते हैं, इसमें वैज्ञानिक को पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है छोटी मोटी चीज़ें। निक्षेपण क्या होता है? तो निक्षेपण अपरदन का एक परिणाम है, पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ में विघटित हो जाते हैं। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन कारकों में वेग की कमी आ जाती है तो ये चीज़ होता है, निक्षेपण होता है, अपक्षय का परिणाम है, ठीक है, याद रखना आपको। तो मृदा निर्माण किस प्रकार होता है? रासायनिक और भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के अवतरण से चलती हैं, जिसके माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। वृद्धि का माध्यम परिवर्तनशील विकासोन्मुख तत्व होता है। ठंडी एवं गर्मी या शुष्क एवं आर्द्र पत्तियों गिरती हैं, सूख जाती हैं, जिससे जैव पदार्थ का निर्माण होता है, यानी मिट्टी का निर्माण होता है, जो पत्तियाँ वगैरह गिर जाती हैं। तो ये है दोस्तों। आगे बात करें यहाँ पे तो हम लोग मृदा के निर्माण के कारक क्या है ये हम समझ लेते हैं, बस इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे भाई। तो मृदा के निर्माण के कारक क्या हैं? जैविक प्रक्रिया है, जलवायु है, मूल पदार्थ, जैव शैल है, स्थलाकृतियाँ हैं, समय। जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता है। N2 जोड़ने में सहायक होता है, ठीक। N2 नाइट्रोजन जोड़ने में सहायक होता है, याद रखना आपको, ठीक। सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। जलवायु प्रवणता, वर्षा एवं वाष्पीकरण की बारंबारता, अवधि, आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं जैविक दैनिक भिन्नता आती है। मूल पदार्थ शैल, अपक्षय शैल मलबा या लाए गए निक्षेप। गठन संरचना शैल निक्षेप के खनिज रासायनिक संयोजन पर निर्भर करते हैं, रासायनिक संयोजन से ही उनका जो है मूल पदार्थ का निर्माण होता है। स्थलाकृतिय उच्चावच अनाच्छादन सूर्य की किरणों को प्रभावित करते हैं। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली और सपाट क्षेत्रों में गहरी व मोटी यानी क्ले के फॉर्म में हो जाती है, जब जो है इस तरीके का एरिया हो जहाँ पे ढाल वगैरह हो। समय परिपक्वता एवं समय परिपक्वता लाता है, यानी कि समय से क्या होता है? परिपक्वता आती है, परिपक्वता आती है जो मिट्टी होती है, ठीक। जलोढ़ मिट्टी या हिमानी रेल यानी ये सब बनती है, यंग मिट्टी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मृदा के निर्माण के कारक ये यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछ भी सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 7 चैप्टर्स को और डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप कमेंट करते हो इस वीडियो पर, अगर 50 व्यूज़ आ जाते तो मैं ये करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। धन्यवाद।